नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है टीवी7 भारत पर। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह यादव। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक देशों में शामिल रूस इन दिनों पेट्रोल संकट का सामना कर रहा है। आपको बता दें कि हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि इलाके में पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लगी हैं। ईंधन की राशनिंग करना मुश्किल पड़ रहा है। कीमतों में भी तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और इसी बीच भारत ने रूस के लिए बड़ी राहत लेकर भारत रूस के सामने आया है। आपको बता दें कि भारत ने रूस को 60,000 मीट्रिक टन पेट्रोल की पहली खेप भेज दी है, जबकि 2 बड़े टैंकर और भी रवाना हो चुके हैं। दरअसल यूक्रेन की ओर से लगातार रूसी तेल रिफाइनरियों और ऊर्जा ढांचों पर ड्रोन हमले किए जाने के कारण इन हमलों से कई रिफाइनरियों का उत्पादन प्रभावित हुआ है, जिसके बाद इसका सीधा असर घरेलू ईंधन आपूर्ति पर पड़ रहा है। रूस में तैयार पेट्रोल की उपलब्धता कम होने लगी है, जिससे कई क्षेत्रों में पेट्रोल की किल्लत पैदा हो गई है। हालात को देखते हुए रूस अब दूसरे देशों से पेट्रोल आयात करने पर मजबूर हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी के मुताबिक भारत पहले से ही रूस को कम से कम 60,000 मीट्रिक टन पेट्रोल भेज चुका है। इसके अलावा 30 से 40,000 टन क्षमता वाले 2 बड़े टैंकर भी रूस के लिए रवाना कर दिए गए हैं। सूत्रों के अनुसार आने वाले समय में रूस में भारत, बेलारूस और अन्य देशों से हर महीने करीब 4 लाख टन पेट्रोल आयात करने की योजना बना रहा है, ताकि घरेलू मांग पूरी की जा सके। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी ईंधन संकट की बात स्वीकार की है। सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने माना है कि यूक्रेनी ड्रोन हमले के कारण कुछ क्षेत्रों में ईंधन की कमी हो चुकी है। हालांकि उन्होंने भरोसा जताया है कि सरकार हालात पर काबू पाने के लिए लगातार काम कर रही है। वहीं क्रेमलिन ने भी पुष्टि की है कि रूस के कई देशों के साथ उचित कीमतों पर ईंधन आयात को लेकर बातचीत चल रही है। रूस की मदद के लिए बेलारूस ने भी पेट्रोल आपूर्ति बढ़ा दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जून के पहले पखवाड़े में बेलारूस से रेल मार्ग के जरिए रूस को 70,000 टन से ज्यादा पेट्रोल भेजा गया है, जो मई के मुकाबले करीब 3 गुना अधिक है। इसके बावजूद रूस की मांग इतनी ज्यादा है कि उसे भारत समेत कई देशों के अतिरिक्त आपूर्ति की जरूरत पड़ रही है। दिलचस्प बात यह है कि एक और रूस भारत को रिकॉर्ड मात्रा में कच्चे तेल की आपूर्ति की डिमांड कर रहा है, वही दूसरी ओर अब वही रूस भारत से तैयार पेट्रोल खरीद रहा है। भारतीय रिफाइनरियां रूस से आयातित कच्चे तेल को प्रोसेस कर पेट्रोल और दूसरी तरफ पेट्रोलियम उत्पादन तैयार कर रही है। ऐसे में भारत की रिफाइनरिंग क्षमता अब रूस के लिए बड़ी राहत का जरिया बन चुकी है। इधर जून के महीने में भारत ने रूस से कच्चे तेल का रिकॉर्ड आयात किया है। शिपिंग ट्रैकिंग डेटा के अनुसार पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ी परेशानियों के बीच भारतीय रिफाइनरियों ने रूसी कच्चे तेल की खरीद पर ज्यादा जोर दिया। यानी दोनों देशों के बीच ऊर्जा सहयोग अब नए स्तर पर पहुंचती दिखाई दे रही है। वही आपको बता दें कि विशेषज्ञों का इस पर मानना है कि भारत से पेट्रोल की आपूर्ति रूस के लिए सिर्फ कारोबारी सौदा नहीं, बल्कि रणनीतिक सहयोग का उदाहरण है। यूक्रेन के कारण रूस के ऊर्जा ढांचे पर लगातार दबाव बना हुआ है। ऐसे समय में भारत से मिल रही मदद रूस के लिए घरेलू ईंधन संकट को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। आने वाले दिनों में अगर यूक्रेन के हमले जारी रहते हैं तो रूस को भारत समेत अन्य देशों से पेट्रोल आयात बढ़ाना पड़ सकता है। खबरों में आगे बढ़ते हुए रुक करेंगे बेंगलुरु का। आपको बता दें कि बेंगलुरु से बच्चे की सुरक्षा को लेकर एक बेहद परेशान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। शहर के HAL इलाके में स्थित IT कंपनी कैपजेमिनी के कैंपस में चल रहे डे केयर सेंटर में 2-3 साल के मासूम बच्चों के साथ कथित तौर पर अमानवीय व्यवहार किए जाने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है और 5 महिला केयर गिवर्स के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वायरल वीडियो में एक मासूम बच्चा बाथरूम के अंदर बंद होकर जोर जोर से रोता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं एक महिला कर्मचारी उसके रोने का वीडियो बनाती हुई नजर आ रही है। दूसरे वीडियो में बच्चे को टॉयलेट सीट पर बिठाकर उसके चेहरे पर टॉयलेट जेट से पानी डाला जा रहा है। एक अन्य वीडियो में बच्चे को फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के ड्रम में बैठाकर डराया जा रहा है। वीडियो में बच्चा लगातार रोता हुआ नजर आ रहा है और घबराया हुआ दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि वीडियो 29 जून को वायरल हुआ था, जिसके बाद मामले ने
तूल पकड़ लिया था। वीडियो की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने डे केयर सेंटर में काम करने वाली 5 महिला कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस ये जांच कर रही है कि इस तरीके का व्यवहार केवल एक बच्चे के साथ हुआ है या फिर अन्य बच्चे भी इसके शिकार हुए हैं। तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। बेंगलुरु के डीसीपी सेदुलु अडवावत ने बताया है कि इस डे केयर कंपनी के कर्मचारियों के छोटे बच्चों की देखभाल के लिए इस रखा जाता था, ताकि माता पिता नौकरी के दौरान अपने बच्चों को यहाँ छोड़ सके। वायरल वीडियो के सामने आने के बाद पेरेंट्स और अधिकारियों दोनों में नाराजगी है। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि डे केयर का संचालन सीधे कैंप जेमिनी कर रही थी या फिर किसी बाहरी एजेंसी को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए कर्नाटक राज्य बाल अधिकरण संरक्षण आयोग ने भी स्वतः इस मामले का संज्ञान लिया है। आयोग ने संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट की तलब करने का फैसला लिया है और बड़े स्तर पर जांच कराने के भी आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर कैप जेमिनी ने बयान जारी करते हुए कहा कि कर्मचारियों और उनके परिवारों की सुरक्षा कंपनी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कंपनी ने जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग करने की बात कही है। एहतियातन के तौर पर बेंगलुरु स्थित ऑन कैंपस डे केयर सेंटर को फिलहाल अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। कैप जेमिनी दुनिया की प्रमुख आईटी कंपनियों में शामिल है। कंपनी का मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में भी है और इसके कार्यालय 50 से अधिक देशों में मौजूद है। भारत में भी बेंगलुरु, पुणे, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, गुड़गांव, नोएडा और कोलकाता सहित कई शहरों में इस कंपनी के कैंपस है, जहां हजारों कर्मचारी काम करते हैं। अब इस घटना ने डे केयर सेंटरों में बच्चों की सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें कि विशेषज्ञों का कहना है कि कामकाजी माता पिता को बच्चों के व्यवहार में अचानक आने वाले बदलाव, चोट के निशान या डर जैसी बातों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। साथ ही समय समय पर डे केयर का निरीक्षण करना चाहिए। स्टाफ से नियमित बातचीत करना चाहिए। जहां संभव हो सके सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा भी लोगों को करनी चाहिए। फिलहाल पुलिस वायरल वीडियो की फोरेंसिक जांच कर रही है। कर्मचारियों से पूछताछ और पूरे मामले की विस्तृत जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि इस डे केयर सेंटर के साथ क्या किया गया था। ये खबर झूठी है या फिर सच में ऐसी घटनाएं बच्चों के साथ हुई है। वही सीधे बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हैदराबाद में खाने पीने की चीजों में मिलावट और फूड फ्रॉड का बड़ा मामला सामने आया है। शहर की क्राइम टीम, सेंट्रल क्राइम स्टेशन और हैदराबाद फूड एनफोर्समेंट सर्विसेज टीम यानी कि एफास्ट ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2 लोगों की गिरफ्तारी की। आपको बता दें कि आरोप है कि दोनों होटलों में फूड कारोबारियों को मटन के नाम पर बीफ की सप्लाई करते हुए पकड़ा गया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मल्लेपल्ली स्थित उस्मान मीट शॉप के मालिक मोहम्मद उस्मान और अयान बीफ शॉप के कर्मचारी मोहम्मद जहांगीर पाशा के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक दोनों लंबे समय से कथित तौर पर होटलों को मटन बताकर बीफ बेच रहे थे। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने करीब 50 किलो संदिग्ध मांस भी जब्त किया है, जिसमें बीफ मिला हुआ पाया गया। दोनों आरोपियों को हबीबनगर पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया गया है। उनके खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी हुई है कि इस नेटवर्क के जरिए कितने होटलों और रेस्टोरेंट तक कथित तौर पर बीफ सप्लाई की गई थी और इस पूरे कारोबार में अन्य लोग भी शामिल हैं या फिर नहीं। जब्त किए गए मांस के नमूने की जांच कराई जा रही है। गौरतलब है कि हैदराबाद में खाद्य पदार्थों में मिलावट के खिलाफ एचफास्ट लगातार अभियान चला रही है। इससे पहले 19 जून को भी टीम ने फूड सेफ्टी अधिकारियों के साथ मिलकर चार मीनार इलाके में एक अवैध फास्ट फूड गोदाम पर छापा मारा था। उस कार्रवाई में करीब 10 किलोग्राम संदिग्ध खाद्य सामग्री बड़ी मात्रा में इस्तेमाल की गई थी, जिसमें कुकिंग ऑयल और प्रतिबंधित कृत्रिम फूड कलर्स जब्त किए गए थे। जांच में सामने आया था कि संबंधित यूनिट बिना जरूरी एफएसएसआई के लाइसेंस के संचालित हो रही थी, जहां बेहद गंदगी के बीच खाद्य सामग्री तैयार की जा रही थी, बासी तेल का दोबारा इस्तेमाल हो रहा था और प्रतिबंधित केमिकल फूड कलर्स का उपयोग किया जा रहा था, जिससे लोगों की सेहत पर गंभीर खतरा हो सकता था। फिलहाल मटन के नाम पर बीफ सप्लाई करने वाले ताजा मामले में पुलिस पूरी तरीके से नेटवर्क की जांच कर रही है। साथ ही यह पता लगाया जा रहा है कि इस कथित फर्जीवाड़े का दायरा कितना बड़ा था, किन किन होटलों तक इसकी पहुंच थी। जांच पूरी होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
खबरों में आगे बढ़ते हुए रुक करेंगे पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में प्रशासन ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए टीएमसी के पूर्व विधायक शौकत मोल्ला के बेटे इमरान मोल्ला के कैफे पर बुलडोजर चला दिया है। मोखाली इलाके में स्थित अरण्यकुले नाम के इस कैफे को प्रशासन ने अवैध निर्माण बताते हुए ध्वस्त कर दिया। प्रशासन के मुताबिक ये कैफे मालतला नदी के यानी कि नदी के किनारे की सरकारी जमीन पर कथित तौर पर अवैध रूप से कब्जा कर बनाया गया था। निर्माण हटाने के लिए पहले नोटिस जारी किया गया था और निर्धारित समय सीमा के भीतर खुद ढांचा हटाने का निर्देश भी दिया गया था, लेकिन आदेश का पालन नहीं होने के बाद प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की। ध्वस्तीकरण के दौरान भारी पुलिस बल और केंद्रीय सुरक्षा बल वहां पर तैनात भी की गई थी। मौके पर कैनिंग महकमा प्रशासन, पुलिस अधिकारी और जीवनतला थाने की टीम मौजूद रही। पूरे इलाके की घेराबंदी कर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई ताकि किसी भी तरीके की अप्रिय घटना पैदा ना हो। प्रशासनिक अधिकारियों ने यह बताया है कि जांच में सामने आया है कि जिस जमीन पर कैफे बना था वह सिंचाई विभाग की भूमि है और उस पर किसी निजी निर्माण की वैध अनुमति नहीं दी गई थी। इमरान मोल्ला को सभी दस्तावेजों के साथ एसडीओ कार्यालय में पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन दस्तावेजों की जांच के बाद निर्माण को अवैध घोषित कर दिया गया। इसके बाद 29 जून को अंतिम नोटिस जारी किया गया था और समय सीमा समाप्त होने से पहले गुरुवार को कार्रवाई की गई है। अधिकारियों ने यह भी कहा है कि ध्वस्तीकरण अभियान का पूरा खर्च संबंधित पक्ष से वसूला जाएगा। यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब टीएमसी के पूर्व विधायक शौकत मोल्ला खुद एक अन्य आपराधिक मामले में पुलिस हिरासत में है। इसी बीच उनके बेटे की संपत्ति पर हुई प्रशासनिक कार्रवाई ने इलाके में राजनीतिक हलचल और भी ज्यादा तेज कर दी है। आपको बता दें कि प्रशासन का कहना है कि नदी की सरकारी जमीन पर किसी भी तरीके का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सभी मामलों में कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि यह कैफे कई वर्षों से संचालित हो रहा था, लेकिन अब प्रशासन की कार्रवाई के बाद इलाके में अवैध कब्जे को लेकर नई बहस शुरू हो चुकी है। फिलहाल प्रशासन का दावा है कि पूरी कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए की गई है और मामले से जुड़ी सभी पहलुओं की जांच की जाएगी। वहीं कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के दक्षिण तालुक क्षेत्र से गुरुवार सुबह एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई। आपको बता दें कि यहां एक पत्थर की खदान में काम करने के दौरान अचानक करीब 40 फीट ऊंचाई से विशाल चट्टान गिर गई। अब इस हादसे में बिहार के रहने वाले 8 दिहाड़ी मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य मजदूर घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के समय खदान में करीब 18 मजदूर काम कर रहे थे। आशंका जताई जा रही है कि कुछ मजदूर अभी भी मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं, जिसके चलते राहत और बचाव अभियान लगातार जारी किया गया है। जो लोग वहां पे मौजूद थे उनके मुताबिक हादसा इतना अचानक हुआ था कि मजदूरों को संभलने या फिर सुरक्षित स्थानों पर भागने का मौका तक नहीं मिला। देखते ही देखते पहाड़ी का बड़ा हिस्सा भरभरा कर नीचे गिर गया और वहां काम कर रहे मजदूर उसकी चपेट में आ गए। चट्टान इतनी भारी थी कि उसके नीचे कई मजदूर दब गए और आसपास खड़े लोडिंग वाहन भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए। एक ट्रैक्टर के कई टुकड़े हो गए। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, दमकल विभाग और राहत बचाव दल मौके पर पहुंच गए। जेसीबी और अन्य भारी मशीनों की मदद से मलबा हटाने का काम शुरू किया गया। बचाव दल लगातार ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि कहीं और मजदूर जो है मलबे में दबे ना हो। अधिकारियों का कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी सावधानी के साथ चलाया जा रहा है, क्योंकि भारी चट्टान के बीच बचाव कार्य चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। पुलिस के अनुसार हादसे में जान गंवाने वाले सभी मजदूर बिहार के रहने वाले थे और दिहाड़ी मजदूर के रूप में स्टोन क्रशर साइट पर काम कर रहे थे। मृतकों की पहचान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उनके परिजनों को सूचना दी जा रही है। वहीं घायल मजदूरों को तत्काल नजदीक की निजी अस्पतालों में भी भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। हालांकि प्रशासन की ओर से घायलों की सटीक संख्या अभी सार्वजनिक नहीं की गई है। हादसे के समय मौजूद लोगों और जो है वहां के चालक लोगों के ने ये बताया है कि रोज की तरह काम शुरू करने के लिए मशीन लेकर वे मौके पर पहुंचे थे और जैसे ही उन्होंने मशीनें चालू की, अचानक पहाड़ी से एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया। उन्होंने बताया कि सब कुछ ही सेकेंड में हुआ और किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। उनके अनुसार उस समय नीचे करीब 18 मजदूर जो है काम कर रहे थे। हादसे के बाद 4 मजदूरों को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जबकि बाकी मजदूर मलबे में दबे रह गए। उन्होंने कहा कि यह उनके जीवन का सबसे भयावह दृश्य था। हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई है। आसपास के लोग भी मौके पर पहुंचे और राहत कार्य में प्रशासन की मदद करने लगे। खदान के बाहर मजदूरों के साथी और स्थानीय लोग बड़ी संख्या में जमा हो गए। हर किसी की नजर
बचाव दल पर टिकी रही, कहीं मलबे के नीचे दबे मजदूरों को जीवित निकाला जा सका और कई लोग जो है मृत अवस्था में बाहर से निकाले गए। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में ये पता लगाया जा रहा है कि चट्टान गिरने की असली वजह क्या थी और साथ ही ये भी जांच की जा रही है कि खदान में सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा था या फिर नहीं। अधिकारियों का कहना है कि यदि जांच में लापरवाही या फिर नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होती है तो खदान संचालकों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि पत्थर की खदानों में काम करने के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन बेहद जरूरी होता है। चट्टानों की नियमित जांच, कमजोर हिस्से की पहचान, सुरक्षा उपकरणों का इस्तेमाल और मजदूरों को समय समय पर सुरक्षा प्रशिक्षण देना अनिवार्य माना जाता है। यदि इन नियमों की अनदेखी की जाए तो इस तरीके के हादसे खतरा बन सकते हैं। इसलिए जांच का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यही होगा कि क्या खदान प्रबंधन ने सुरक्षा नियमों का पालन किया था या फिर नहीं। इस दर्दनाक घटना के बाद कर्नाटक सरकार ने भी दुख जताया है। राज्य के मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया के जरिए मृतकों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और घायलों को जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने कहा कि खदान संचालकों की जिम्मेदारी है कि वहां काम करने वाले मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। यदि किसी भी स्तर की लापरवाही पाई जाती है तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि सीएम ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने तथा घायलों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए हैं। देश के अलग अलग राज्यों में खदानों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी के कारण समय समय पर इस तरीके के हादसे सामने आते हैं। निर्माण कार्यों और खनन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों से आए दिहाड़ी मजदूर काम करते हैं, जिनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी संबंधित कंपनियों और ठेकेदारों पर होती है। लेकिन कई मामलों में सुरक्षा उपकरणों की कमी, नियमों की अनदेखी और पर्याप्त निगरानी न होने के कारण मजदूर अपनी जान गंवा बैठते हैं। इस हादसे ने एक बार फिर खदानों में काम करने वाले मजदूरों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यदि शुरुआती स्तर पर ही चट्टानों की स्थिति का सही आकलन किया जाता और सभी सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाता तो संभव होता कि इतनी बड़ी जो है अनहोनी रोकी जा सकती थी। फिलहाल प्रशासन की पहली प्राथमिकता मलबे में फंसे मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालना है। बचाव अभियान लगातार जारी है और अधिकारियों का कहना है कि जब तक पूरे इलाके में तलाशी पूरी नहीं हो जाती तब तक राहत कार्य नहीं रोका जाएगा। तो पुलिस जांच रिपोर्ट के आने के बाद यह साफ हो सकेगा कि हादसे के कारण क्या थे। प्राकृतिक कारणों से यह हादसा हुआ है या फिर इसके पीछे खदान प्रबंधन की लापरवाही थी। TV7 भारत में इतना ही। जुड़ रहे हमारे साथ। नमस्कार।